लैन यानी लोकल एरिया कनेक्टिविटी के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो वहाँ मुख्तलिफ हमारे पास जो है टोपोलॉजीज बनी होती हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस की कलेक्शन के बाद। तो उसमें जब हम लोगों ने बात करनी होती है मेजर जो इथरनेट लेयर के अंदर डिवाइस जो इफेक्टिव होती है काम करती है वो स्विच होता है, ठीक है। और स्विच की मदद से लैन के अंदर जो है आपका डेटा डिलीवरेबल होता है मुख्तलिफ डिवाइसेस तक। तो जब मल्टीपल स्विचेस जो कि एक टोपोलॉजी और किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर मल्टीपल स्विचेस जब आपस में कनेक्ट होते हैं तब भी सारी जगहों पे फाइल शेयरिंग वगैरह या जो भी डाटा वगैरह शेयर करना हो उनकी मदद से किया जाता है, या फिर इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट करना हो, बैंडविड्थ शेयर करनी हो, कोई भी काम जो है करना हो तो स्विचेस की आपस में कनेक्टिविटी के बाद होता है। तो जैसे आपके सामने एक टोपोलॉजी बनी हुई है, या सिंपल एग्जांपल के तौर पर जो कि जो लोग न्यू भी ज्वाइन हुए हैं शायद उनको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि स्विच जो है वो लेयर 2 की डिवाइस है, जिसको बेसिकली डाटा लिंक लेयर भी कहा जाता है, और जो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ होती है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि ये बेसिकली जब भी कोई डिवाइस इसके साथ अटैच होती है तो ये उसका मैक एड्रेस अपने पास स्टोर कर देता है, ठीक है, स्विच। और मैक एड्रेस की बेस के ऊपर फिर जो है ना डिवाइसेस की कम्युनिकेशन करवाता है, जिस स्पेसिफिक पोर्ट के साथ जिस मैक एड्रेस वाली डिवाइस अटैच होगी उसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन में डाटा को ट्रांसफ़र करता है। तो यही बेनिफिट था इसका कि हब के बजाय हमने स्विच को यूज़ किया नेटवर्क के अंदर इंटेलिजेंट डिवाइस के तौर पर। अब जब मल्टीपल स्विचेस कनेक्ट होंगे किसी भी एक डाटा सेंटर के अंदर या फिर किसी एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, जहाँ पर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट्स को आपस में स्विचेस की मदद से ब्रिजेस की मदद से कनेक्ट किया जाता है, दोनों इथरनेट लेयर की डिवाइसेस हैं। तो जब उन स्विचेस के दरमियान में कनेक्टिविटी की जाती है तो एक्टिव और बैकअप पाथ्स जो है ना वो वहाँ पर साथ ही अटैच किए जाते हैं, साथ ही वो बनाए जाते हैं। एक्टिव और बैकअप पाथ्स का बेनिफिट ये होता है कि इन केस अगर कोई दरमियान में वायर ख़राब हो गई, दरमियान में कनेक्टिविटी का इशू आ गया, तो बैकअप पाथ आपके पास होना चाहिए जिसकी मदद से आपकी कनेक्टिविटी मेंटेन रहे। बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल करवाऊंगा जिससे आपको क्लास का अंदाज़ा हो जाएगा, फिर हम लोग थोड़ी सी एडवांस बातों की तरफ चलेंगे जो कि प्रीवियस क्लास में जहाँ से हम लोगों ने एंड किया था। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये दो स्विचेस हैं जो कि दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। आमतौर पर टोपोलॉजी का आपको पता होगा कि कम्युनिकेशन ऐसे हुई होती है कि ये आपकी बेसिकली गेट वाली डिवाइस होती है, राउटर होता है, ठीक है। ये यहाँ पर लोड बैलेंसर भी आप अटैच ये लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई भी पेरीमीटर डिवाइस हो सकती है, फायरवॉल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ये कनेक्ट हुई होती है इंटरनेट यानी लैन और वैन की कनेक्टिविटी ब्रिज यहाँ पर बना होता है, जहाँ पर किसी वाइड एरिया नेटवर्क से इंटरनेट आ रहा होता है और आगे लैन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। ये गेटवे की डिवाइस होती है। ये जब स्विच से अटैच होती है तो स्विच आगे मल्टीपल स्विचेस से भी अटैच होता है, इससे आगे एक्सेस पॉइंट्स भी होते हैं, अप लिंक्स भी क्रिएट होती हैं और डाउन लिंक्स एक्सेस लिंक्स भी क्रिएट होती हैं। लेकिन असल में जो डाउन लिंक्स होती है उनका तो कोई इशू नहीं है, आगे कोई एपीआई अगर कनेक्ट किया हुआ है या फिर आपने कोई डेस्कटॉप अटैच किया हुआ है, दैट्स ओके, वो एक इंडिविजुअल डिवाइस को अफेक्ट करेगी अगर वो डाउन लिंक से कोई भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर अप लिंक से यानी आगे स्विच टू स्विच या मजीद कोई राउटर्स आपने एक्सेस पॉइंट्स या कोई ऐसी डिवाइसेस अटैच की हुई हैं कि जो मजीद आगे डाटा को ट्रांसफ़र कर रही हैं, मजीद आगे जो है वो कम्युनिकेशन में टेक पार्ट कर रही हैं, मजीद उनसे आगे भी डाटा फर्दर मूव कर रहा है, वो और भी डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उन लिंक्स का हमें बड़ा ख़ास ख्याल रखना होता है ताकि एक्टिव और बैकअप दोनों पाथ्स हमारे पास सेटल्ड हों, ताकि एक पाथ लाइक यहाँ पर इनके दरमियान में अगर हम कनेक्टिविटी करें तो अब ये पाथ तो इट्स ओके है, लेकिन जब यहाँ पर तो मैंने दो स्विचेस के दरमियान में बड़े इजी तरीके से ये काम कर दिया, लेकिन आपके अगर एक स्विच एक किसी डिपार्टमेंट में है, दूसरा किसी और डिपार्टमेंट में है, काफ़ी फिजिकल डिस्टेंस है, उसके लिए ऑब्वियसली आपको पाइप्स की इसके ज़रिए या फिर अंडरग्राउंड करके जो है ना डाटा को केबल्स को जो है ना वो पास करना होगा वहाँ से, तो वो वन टाइम ही किया जाता है। जब दोबारा से अगर कोई लिंक प्रॉब्लम आता है, केबल ख़राब होता है, दरमियान में डैमेज हो जाती है केबल, तो फिर दोबारा से क्या उस प्रोसेस को रिपीट करेंगे? उसके बजाय हमें हमेशा वहाँ से बैकअप पाथ, जब भी हम ऐसे कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉयमेंट्स करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो हमने साथ ही बैकअप पाथ जो है उसको भी साथ ही अटैच किया होता है। लेकिन
जब बैकअप पास अटैच करते हैं तो उसका एक नुकसान ये भी होता है और कि आपकी लूप्स जनरेट, कभी भी नेटवर्क के अंदर ये याद रखिएगा कि किसी भी इंटरफेस से वापसी का रास्ता जो है ना सेम ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपके पास एक इंटरफेस से वापस घूम फिर के इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए। इसी को लूप्स कहते हैं, इंफॉर्मेशन का घूम फिर के वापस आ जाना ओरिजिनल इंटरफेस में, और फिर इंफॉर्मेशन उधर ही लूप में लग जाती है, डाटा आगे पास नहीं होता किसी भी डेस्टिनेशन में। तो उस चीज से बचने के लिए ये देखें ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर जो एक काम परफॉर्म हुआ कि एक लिंक तो अप था लेकिन दूसरा लिंक खुद ब खुद ही डाउन हो गया। ये देखें ना, इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर लें लेकिन इनके दरमियान में भी इस इंटरफेस के जरिए कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है, ये आगे मजीद डिटेल्स में आप लोग जब राउटिंग करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कभी भी जिस एक इंटरफेस से डाटा जाता है वही सेम इंफॉर्मेशन उस इंटरफेस में बैक नहीं आती वापस। तो और अगर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, लूप्स। ठीक है, उससे हमने बचाना होता है। तो इन केस इसका बेनिफिट क्या होगा, हमने तो कनेक्टिविटी कर दी दोनों से, ऑटोमेटिकली डाउन हुई, क्यों हुई, क्या प्रोसीजर है, क्या टॉपिक का नाम है, उसको मैं बताता हूँ सिर्फ न्यूज़ ट्रेंड्स की थोड़ी सी उनके मोमेंटम बनाने के लिए कि क्लास का उनको अंदाजा हो जाए कि कर क्या रहे हैं हम लोग। अब हम लोगों ने ये लिंक जो है वो अप डाउन है और ये आपका यहाँ से कनेक्टिविटी हो रही है, लेकिन फ्यूचर में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 हफ्ते बाद किसी तरह से जो ऊपर गीगाबिट 0/1 की कनेक्टिविटी है वो अगर डाउन होती है, हम इसको मैन्युअली डाउन करते हैं। वैसे इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, लाइक इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1, इसको हम लोग शट डाउन कर देते हैं। जैसे ही ऊपर वाले लिंक डाउन होगा तो आप लोग देखेंगे कि ये जो बैकअप लिंक था ये कुछ देर में जो है ना अप हो जाएगा, यहाँ से डेटा पास नहीं हो सकता। जी, ये फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ से जो है बेसिकली दोनों साइड से कनेक्टिविटी अप हो गई, अब यहाँ से डेटा बैकअप पास जो है वो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब इन केस इसके बाद वो लिंक अप भी हो जाता है तो भी नो शट डाउन भी कर लें उसको और फास्ट फॉरवर्ड भी लेट्स हम कर लेते हैं। तो देखें फिर से वो जो है ना लिंक आपका क्या हो गया, अप हो गया और ये बैकअप पे चला गया। आपके पास प्रायोरिटी होती है, मैं बताऊंगा कि ये प्रायोरिटी किस बेस के ऊपर रखी जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली अब ऑटोमेटिकली कैसे हो रहा है, क्योंकि जो जितने भी स्विचेस हैं ना यहाँ पर इनमें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एक इनेबल होया होता है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल आज की हमारी इस क्लास के टॉपिक का नाम है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जो कि बेसिकली डिवाइसेस के अंदर ऑटोमेटिकली इनेबल होया होता है ताकि उन डिवाइसेस के अंदर लूप्स जनरेट करने से अवॉइड करवाए। जब भी कहीं पर जितनी भी कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी बना रहे हो आप, तो वहां पर ये बेसिकली कुछ बेसिकली स्टेप्स को फॉलो करता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जिनको फॉलो करते हुए ये नेटवर्क के अंदर लूप्स बनने से अवॉइड करवाता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है 802.1q 1D। ठीक है, 802.1D IEEE का प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, जब भी हमारे पास मल्टीपल लिंक्स होते हैं, मल्टीपल कनेक्टिविटीज हुई होती हैं, वहां पर ये लो फ्री टोपोलॉजी प्रोवाइड करता है और ये प्योर लेयर 2 का प्रोटोकॉल है। लेयर 2 से मुराद क्या है कि आपके डाटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है, यानी कि लेयर 2 की डिवाइसेस और लेयर 2 के लिंक्स के ऊपर ये अप्लाई होगा। नेटवर्क के अंदर हमारे पास मल्टी मल्टी लेयर स्विचेस भी मौजूद होते हैं जो कि लेयर 2 और लेयर 3 के ऊपर ऑपरेट करते हैं। फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में लेयर MLS जो होंगे उनके जो लेयर 3 के जो हिस्सा होगा, जो सेगमेंट होगा, उस सेगमेंट के ऊपर ये अप्लाई होगा और राउटिंग वाले सेगमेंट के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। सिंपल बात। ठीक है, इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड करें। अब ये लूप फ्री टोपोलॉजी खुद ब खुद बना कैसे लेता है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, क्यों ये काम करता है, बताइए। आप लोगों को पता है सबको, ये चीजें तो रिवाइज करवा रहा हूँ ना आप लोगों को। कि एक तो सबसे पहले एक रूट स्विच बन जाता है। जैसे अब यहाँ पर आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी बनी हुई है, मल्टीपल स्विचेस कनेक्ट हुए हुए हैं, तो ऑब्वियसली देखिए बहुत सारी पोर्ट्स डाउन भी हैं जहाँ से कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है और कुछ अप भी हैं। तो अगर ये कोई मैकेनिज्म ना हो प्रॉपर इस चीज की सेटिंग करने का और खुद बहुत आपके अगर लिंक्स डाउन होना स्टार्ट हो जाए तो बीच में कुछ ऐसे स्विचेस भी आ सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन से टेक अवे हो सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन से दूर जा सकते हैं, कम्युनिकेशन के काबिल ही नहीं रह सकते।
इस वजह से नेटवर्क के अंदर एक रूट स्विच को सिलेक्ट किया जाता है जी, जिसको कोर स्विच कहते हैं। और उसका बेनिफिट ये होता है कि कोर स्विच से हर एक स्विच को डायरेक्टली अटैच किया जाता है। क्यों कि आपके पास आपने देखा था कि जितने भी स्विचेस बाकी स्विचेस आपके सेगमेंट के अंदर होंगे, मल्टी एक्सेस सेगमेंट के अंदर होंगे, उनका कोर स्विच के साथ इक्वल डिस्टेंस होगा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, बाकी नेटवर्क की निस्बत। तो इस वजह से चूंकि रूट स्विच वो स्विच होता है जिसकी कोई भी पोर्ट डाउन नहीं होती, कोई भी पोर्ट यानी ना उस रूट पोर्ट जो उसके साथ अटैच होती है वो भी डाउन नहीं होती, और डेजिग्नेटेड पोर्ट भी डाउन नहीं होती, ठीक है, जहां से बेसिकली इनको डाटा जो जहां पे जाकर रूट पोर्ट आगे कनेक्ट होती है, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखिएगा जी। कोई स्विच है जी, इसी को बस हम कोर स्विच, क्या मतलब है कि हम लोगों ने इसको उस फंक्शनलिटी अटैच कर दी इसके साथ, इसको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करके कोर स्विच बना दी। आज बना के दिखाऊंगा कि किसी भी स्विच को रूट स्विच बना सकते हैं, रूट ब्रिज भी कहते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखें, पहली चीज। और उसके बाद एक रूट पोर्ट अप हम लोग का, हर एक नॉन रूट स्विच की एक रूट पोर्ट अप होगी। क्या मतलब है कि रूट स्विच, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर अगर हमारे पास ये रूट स्विच है, तो इससे आगे जितने भी स्विचेस अटैच हुए होंगे उनकी एक रूट पोर्ट जो है वो क्या होगी, अप होगी। जो जो पोर्ट्स आगे रूट स्विच के साथ कनेक्ट हैं वो पोर्ट्स अप होंगी। तो अब ये देखें, ये स्विच लेट्स सपोज यहाँ पर कनेक्ट है, यहाँ से भी अप है और यहाँ से भी अप है। इस तरह से ये स्विच इसकी आगे जहां जहां पर कनेक्टिविटी हुई हुई है, तो उसके लिए सिलेक्शन ऑफ वन रूट पोर्ट अप ईच पर नॉन रूट स्विच, यानी कि जो भी नॉन रूट स्विच है उसकी एक ना एक रूट पोर्ट क्या होगी, अप होगी, जो कि रूट स्विच के साथ कनेक्टेड होगी। तो इस तरह से आपकी कम्युनिकेशन, बेसिकली हमने गारंटी क्या देनी है, कम्युनिकेशन भी हो, लूप्स को भी अवॉइड करें हम नेटवर्क के अंदर। लूप्स सबसे हमने जो है ना नेटवर्किंग के अंदर सीखना है कि लूप्स से बचना है हम लोगों ने। जब आपकी ट्रैफिक लूप में चली जाती है तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी ट्रैफिक इन्फिनिटी स्टेट में चली गई है और आपकी ट्रैफिक कभी भी डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकती, डेस्टिनेशन को अचीव नहीं कर सकते आप। तो वो नेट राउटिंग के अंदर भी और स्विचिंग के अंदर भी, दोनों में हम लोगों ने इसके लिए कुछ अहम पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होता है, जिनकी मदद से हमने बेसिकली ट्रैफिक को अच्छी तरह से मैनेज करना होता है। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ वन डेजिग्नेटेड पोर्ट अप पर सेगमेंट, हर एक सेगमेंट यानी के अंदर एक डेजिग्नेटेड पोर्ट भी होगी, और इसके बारे में भी मैंने डिटेल्स में आपको बताया है कि डेजिग्नेटेड पोर्ट यानी नॉन रूट स्विच की जो पोर्ट आगे आके कनेक्ट हुई हुई है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी। अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन जब करूंगा तो रियल इन्वायरमेंट में भी आपको दिखाऊंगा इस चीज़ को। ये चीज़ हम लोगों ने देख ली थी। अब हम लोगों ने देखा था कि रूट पोर्ट होती है, डेजिग्नेटेड पोर्ट होती है, ब्लॉकिंग पोर्ट होती है। उसके अलावा रूट स्विच का ये इस चीज़ का अहम बात ये थी, इससे पहले तो हम लोग ये करते रहे कि रूट स्विच हमने देख लिया था। ये डायग्राम बनाने का मकसद ये था कि बिल्कुल बेसिक आप लोग समझ जाएं। अब इससे थोड़ी सी एडवांस डायग्राम की तरफ अगर हम लोग चलें, हम लोग सिंपली तीन स्विचेस को कंसिडर करते हैं। जिससे आप करना चाहें कर सकते हैं। सिर्फ ये डेटा ट्रांसमिशन के हवाले से बात है इनके में डिफरेंस, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसमें एसएफपी के जरिए उनको कनेक्ट किया जाता है, मजीद उसकी इंस्टॉलेशन की जाती है रियल इन्वायरमेंट के अंदर, यहाँ पर उनका कोई फंक्शन नहीं होता जी। अब ये देखिए, मैंने जब इन स्विचेस को स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम, तो ये कुछ टाइम ले रहे हैं, ठीक है। क्या काम कर रहे हैं ये, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, ब्लॉकिंग और डिसेबल, ये 5 स्टेट्स होती हैं जब स्विचेस जब स्टार्ट होते हैं उसके दौरान में ये करते हैं। अब ये बेसिकली जब स्विचेस स्टार्ट होते हैं तो ये 15 सेकंड्स लेते हैं लिसनिंग करने के लिए, और 15 सेकंड्स करते हैं लेते हैं लर्निंग करने के लिए। लिसनिंग के दौरान में ये एक अपना डेटाबेस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं, और फिर उनको अपने के साथ जब कंपेयर करते हैं, यानी इसमें इलेक्शन एंड सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा होता है। ये काम करने के बाद फिर ये इस चीज़ को बेसिकली वेरीफाई करते हैं कि कौन सा स्विच जो है वो रूट स्विच के तौर पर यहाँ पर काम करेगा, ठीक है, रूट ब्रिज या रूट स्विच के तौर पर काम करेगा। और उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इनकी प्रायोरिटी वैल्यू और मैक एड्रेस।
इस चीज की बेस के ऊपर ये चीज इस चीज का तयन किया जाता है कि कौन सा स्विच जो है वो रूट स्विच बनेगा। तो पूरे हर एक सेगमेंट के अंदर एक ही रूट स्विच बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जिसका बेस्ट बीपीडी होगा। बीपीडीओ में फिर उसकी प्रायोरिटी आ जाती है और मैक एड्रेस आ जाता है। ठीक है, इनिशियली अगर हम लोग बात करें, आगे जब मजीद डिटेल्स में आते हैं तो बीपीडीओ को अच्छा करने के लिए और भी मजीद पैरामीटर्स को ऐड किया जा सकता है। और अब यहाँ पर देखिए कि इन्होंने टाइम 15 सेकंड लिसनिंग लर्निंग के बाद फॉरवर्डिंग स्टार्ट कर दी। जिन जिन पोर्ट से फॉरवर्डिंग पॉसिबल थी कर दी, लेकिन यहाँ पर इस स्विच से अगर बात करें, यहाँ से इस स्विच तक कनेक्टिविटी होगी, इस स्विच से आगे यहाँ तक डेटा आ जाएगा, लेकिन इस स्विच से यहाँ पर डायरेक्टली इस स्विच की तरफ डेटा भेजा जाए तो आगे देखें कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि यहाँ से अगर यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ डाटा आता है, तो यहाँ से वापस ना आ जाए इसकी तरफ, ये लूप बन जाएगी अगर फिर से ऐसे ही डाटा पास होगा तो हमेशा ऐसे ही होगा कि कभी भी आपके पास एक स्विच से वापस आने के लिए एक से ज्यादा रास्ते नहीं होंगे, एक ही रास्ता होगा। जब एक से ज्यादा रास्ते होंगे वापस आने के लिए तो इसका ये मतलब होगा कि लूप जनरेट हो रही है। अब इस चीज के लिए यहाँ पर जो रूट स्विच होगा उसकी पहचान क्या होगी? सबसे पहली चीज कि उसकी रूट आईडी और ब्रिज आईडी सेम होंगे, उसकी तमाम पोर्ट्स अप होंगी और पोर्ट्स जो है वो रूट पोर्ट का काम कर रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखें तो पहली सबसे इब्तदाई निशानी ये है कि इसकी जो ये वाली पोर्ट्स है ना, रूट पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट दोनों अप हैं, यहाँ पर भी अप हैं। अभी बज़ाहिर देखने में हमें ये वाला स्विच जो है वो रूट स्विच लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, शो स्पैनिंग ट्री। ठीक है, ये देखें स्पैनिंग ट्री इनेबल्ड है इसमें। ठीक है, उसके अलावा प्रायोरिटी कितनी है? ये जो प्रायोरिटी वैल्यू होती है ना, 0 से लेकर 65,535 तक होती है, लेकिन स्विचेस में बाय डिफॉल्ट जो होती है वो 32,768 होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मैंने लिखा भी हुआ है। जो रूट स्विच है उसको इलेक्ट करने के लिए स्विच आईडी, और यानी जिसको हम लोग बोलते हैं स्विच आईडी इज इक्वल टू प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। प्रायोरिटी जो होती है वो तमाम तर स्विचेस में बाय डिफॉल्ट 32,768 होती है। ये सभी, ये जितने भी स्विचेस होंगे इन सब में प्रायोरिटी की वैल्यू सेम होगी। इसका ये मतलब है कि अगर इनकी अभी इलेक्शन और सिलेक्शन हुई है तो उसमें प्रायोरिटी ने रोल नहीं प्ले किया, प्रायोरिटी न्यूट्रल के तौर पर आई, सबके लिए सेम थी। फिर बात आती है मैक एड्रेस की। तो मैक एड्रेस में ये होता है कि जिसका मैक एड्रेस सबसे कम होगा वो स्विच जो है वो रूट स्विच बन जाएगा। ठीक है, तो अब इलेक्शन करते हैं मैक एड्रेस की बेस के ऊपर। तो देखें यहाँ पर, और जो रूट स्विच होगा उसका जो है ना, मैं रूट आईडी और ब्रिज आईडी, यानी रूट आईडी उसका रूट स्विच का मैक एड्रेस होता है, और ब्रिज आईडी जो है वो बेसिकली हर एक स्विच का अपना इंडिविजुअल मैक एड्रेस होगा। लेकिन इसकी देखें, रूट आईडी जो है वो भी सेम है, और ब्रिज आईडी ये 00016388 00016388 और 79A9 79A9। तो ये जो रूट स्विच होगा जब भी उसकी रूट आईडी और ब्रिज आईडी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपको पता भी है। इसके अलावा बाकी जो स्विचेस हैं इसका देखेंगे आप, एक तो मैक एड्रेस भी रूट स्विच से कम होगा, और दूसरा उनकी रूट आईडी और ब्रिज आईडी डिफरेंट होगी। क्यों? रूट आईडी उनकी जो रूट स्विच का मैक एड्रेस है वो होगी, और ब्रिज आईडी उनका अपना इंडिविजुअल जो मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस आपको पता है एक यूनिक होता है और ओईएम की तरफ से बिल्ट इन होता है, डिवाइसेस के साथ अटैच होके आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें शो स्पैनिंग ट्री, ये देखें रूट आईडी इसकी वही है जो कि रूट स्विच का मैक एड्रेस था, लेकिन इसकी मैक एड्रेस जो है ना, अपनी ब्रिज आईडी वो डिफरेंट है समथिंग। तो इस वजह से देखें ना, उसको अगर इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर 0001 है, लेफ्ट साइड से हमेशा चेक करते हैं वैल्यूज को, अगर छोटा बड़ा कंपैरिजन करना हो उनका, तो 0001 है, और यहाँ पर 00E है। तो ई चूंकि ये हेक्साडेसिमल में इनकी रिप्रेजेंटेशन हुई हुई है मैक एड्रेस की, तो ई हेक्साडेसिमल में किसको कहते हैं? 0 से 9 तक तो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, फिर हेक्साडेसिमल में 10 जो है वो ए हो जाता है, 11 जो है वो बी हो जाता है, 12C, 13D और 14 जो है वो ई। तो यानी 00 के बाद यहाँ पर 14 एक वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 000 वैल्यू है। तो इन दोनों में से कौन सा कम हुआ? जो रूट स्विच का मैक एड्रेस था। तो इन दोनों में अगर हम बात करें, इस स्विच में और इस स्विच में, तो इस स्विच का मैक एड्रेस कम था। अब इसके साथ कंपेयर करते हैं। उसके लिए मैं लिख के भी कर सकता था अलग अलग, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में किया था,
लेकिन जस्ट दोबारा से हल्की सी रिवीजन करवा रहा हूँ, काफी दिनों बाद आए आप लोग तो। शो स्पैनिंग ट्री, तो यहाँ भी आप लोग देखेंगे कि इसका ये रूट देखें ना, इसका रूट आईडी फिर वही रूट स्विच का मैक एड्रेस है, और इसकी ब्रिज आईडी समथिंग डिफरेंट है अब हमारे पास, ये जो इसका अपना मैक एड्रेस है। अब इसको भी इसके साथ कंपेयर करें तो देखें 0001 और 0001 यहाँ पर तो नहीं कंपेयर कर सकते पहले बाइट में, इसका मतलब नेक्स्ट में जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर देखें 63A8 है और यहाँ पर C है, तो 6 बड़ा है या C बड़ा है? C बड़ा है, इस वजह से ये वाली वैल्यू उन दोनों से कंपेयर करके कम थी, इस वजह से ये वाला स्विच जो है वो रूट ब्रिज बन गया। ठीक है, इस तरह से रूट स्विच का इलेक्शन होता है। प्रायोरिटी, अब ये प्रायोरिटी को हम लोग बाय डिफॉल्ट चेंज भी कर सकते हैं, किसी भी स्विच को रूट स्विच बनाना हो, चूंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जब इनको डिप्लॉय करते हैं तो पहले सारे डिवाइसेस को ऐड कर देते हैं, फिजिकल टोपोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं, बाद में कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या पहले कॉन्फ़िगरेशंस करके आप पुट कर सकते हो डिवाइसेस को, बाद में वहां पर इंस्टॉल कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम ज्यादातर ऐसे करते हैं कि हमने डिवाइसेस को पहले इंस्टॉल कर दिया होता है जो भी, और उसके बाद हम लोग जाते हैं और वहां पर उनकी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। ठीक है, तो इस केस में फिर आपको क्या मैक एड्रेसेस के लिए पहले अलग से पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा, फिर जो रूट स्विच उनको कंपेयर करना पड़ेगा, ये स्विच यहाँ पर लगाना चाहिए, ये यहाँ लगाना चाहिए, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। आपने जैसे भी टोपोलॉजी बना ली, आपको बाद में ख्याल आया कि मैं इस स्विच को रूट स्विच बनाना चाहता हूँ या इस स्विच को रूट स्विच बनाना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी को भी चेंज करके कर सकते हैं, और स्टैटिक कमांड भी होती है। देखें कैसे, अगर एग्जांपल के तौर पर मैं इस स्विच को रूट स्विच बनाना चाहता हूँ, ठीक है, उसके लिए आज ये नई चीज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आगे। उसके लिए कमांड होती है स्पैनिंग ट्री, ठीक है, VLAN 1 और रूट प्राइमरी, इसको यानी प्राइमरी पहली इसको जो है ना वैल्यू असाइन करें। तो ये बेसिकली जब ये वाली कमांड हम लोग यूज करते हैं तो वो जो एक तो मैक एड्रेस के साथ हो रही होती है बात, मैक एड्रेस में तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन जो प्रायोरिटी होती है ना, ये 32,000 32,768 से गिराकर 24,000 समथिंग में लेके आ जाता है इसकी प्रायोरिटी की वैल्यू को, जब इस ये कमांड हम लोग मैनुअली यूज करते हैं। इस वजह से ये वो स्विच जो है वो रूट स्विच बन जाता है। ठीक है, अब देखिएगा स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट प्राइमरी। अब आप लोग देखेंगे कि दोबारा से ये लिसनिंग लर्निंग स्टार्ट कर गए 30 to 50 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद फिर जब ये फॉरवर्डिंग स्टेट में आएंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो ये स्विच है ये रूट स्विच बन चुका होगा। ठीक है, और ये जो टाइम ज्यादा ले रहे हैं, इसका भी मैं सोल्यूशन आपको बताता हूँ कि हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल से एडवांस प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, ताकि ये लिसनिंग लर्निंग में जो इतना ज्यादा टाइम लगा रहे हैं इससे कम टाइम लगे। ठीक है, अब देखिए ना, हो गया स्विच, कौन सा स्विच रूट स्विच है। अब पोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो इसकी पोर्ट्स, रूट पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट्स जो है ना वो आप पे। ठीक है, उसके अलावा अगर अब जाकर अब देखें ना, इससे पहले हमने जब ये कमांड यूज की थी तो यहाँ पर इसका रूट आईडी और ब्रिज आईडी डिफरेंट थी। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो पोर्ट्स थी कुछ रूट और कुछ अल्टर ब्लॉकिंग में केस में थी, लेकिन जो ये रूट बन गया तो इसकी कोई भी पोर्ट जो है वो ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं होगी। शो स्पैनिंग ट्री देखें, ये देखें इसकी रूट आईडी और ब्रिज आईडी, बेशक मैक एड्रेस जो है वो कम है या ज्यादा है, इसकी रूट आईडी ब्रिज आईडी सेम हो गई। और प्रायोरिटी देखें 32,768 से 24,576 में आ गई आपके पास ये प्रायोरिटी इसकी। और इसकी पोर्ट्स देखें चेंज हो गई, ब्लॉकिंग से डेजिग्नेटेड पोर्ट्स में आ गई। ठीक है, और मजीद अगर देखें, दैट्स इट, ये इसका बेसिकली, हाँ ये चीजें जो है ना, ये इन्हीं चीजों की बेस के ऊपर हम लोग फैसला करते हैं। और बाकी जो हालांकि जिस स्विच की वैल्यू कम थी, लेकिन इसमें अब हम लोग देखें शो स्पैनिंग ट्री कर कर, तो रूट आईडी तो ठीक है, ब्रिज आईडी तो इसकी ठीक है, लेकिन रूट आईडी जो है वो रूट स्विच का मैक एड्रेस बन गया इसका। ठीक है अमाद, अबरार समझ आ रही है? रिपीट करें जरा। हाँ, सर आपकी वॉइस डबल हो रही है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है चीज़ों वॉइस में। डबल इसलिए हो रही है कि आपने जो है वो गूगल मीट में भी ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ भी ज्वाइन किया हुआ है, एक जगह से ख़त्म कर दें तो आपकी मोबाइल सिंगल हो जाएगी, दैट्स इट। सही से
करें, अब होगी सिंगल? जी अब ठीक हो गया। हाँ गुड। अच्छा, ये था कुछ बेसिक जो है ना स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का कंसेप्ट, जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जस्ट कुछ न्यू लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके रिवीजन के लिए। और जो न्यू लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप याद रखिएगा ये टॉपिक्स आपके रिपीट होंगे जो बेसिक मिस भी हुए हुए हैं, तो इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है, कोर्स है CCNA स्विचिंग एंड राउटिंग है, या राउटिंग एंड स्विचिंग है, दोनों तरह से आप लेके चल सकते हैं इसको। अभी स्विचिंग हमारे कुछ टॉपिक्स रहते हैं, इसमें भी आप हमारे साथ अटैच रहें। और फिर जैसे ही राउटिंग स्टार्ट होगी तो CCNA का एक बेसिक को फिर से नया बैच स्टार्ट हो जाएगा ईद के बाद। तो आपको स्विचिंग भी होती रहेगी, राउटिंग भी होती रहेगी। आप राउटिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद स्विचिंग कर सकते हैं। तो इस वजह से कुछ बातें समझ आएंगी आपको, कुछ बातें थोड़ी सी एडवांस लगेंगी। तो डोंट वरी अबाउट दैट, जो चीज़ें नहीं समझ आएगी जब आप दोबारा से कर रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है? ये याद रखिएगा आप लोग। बस ये कि अटैच रहना है आपने, क्लासेस को जो है ना स्किप नहीं करना। हर क्लास यहाँ पर बेसिकली नेक्स्ट क्लास का प्री रिक्विजिट होती है। एक क्लास समझ आएगी तो तभी आपको नेक्स्ट क्लास का भी चीज़ें समझ आएंगी। जी जी, आप पूछिए। जी, उसी को हम कोर स्विच कोई रूट स्विच बनाते हैं ताकि पूरे नेटवर्क को मैनेज कर रहा होता है वो। कॉस्ट हम लोगों ने ये बात की थी कि जो बेसिकली मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं जिनकी वजह से, अब ये याद रखिएगा जितने भी ये अभी हमने कोई लिंक चेंज की, लिंक चेंज करने से फौरन से इनकी कैसे पोर्ट्स जो है ना वो डाउन लिस्टिंग लर्निंग दोबारा से स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये स्विचेस हर 2 सेकंड्स के बाद आपस में एक BPDU को एक्सचेंज करते हैं। बीपीडीयू से मुराद होती है ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। तो जैसे ही कोई लिंक चेंज होता है और बीपीडीयू चेंज आता है तो अपने अपने लिंक्स को जो है ना ये दोबारा से लिस्निंग लर्निंग स्टेट में लेके आ जाते हैं, फॉरवर्डिंग से रोक लेते हैं अपने लिंक्स को तमाम तर स्विचेस। जब फॉरवर्डिंग रुक जाती है तो उस दौरान में ये फिर से दोबारा से इलेक्शन एंड सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। फिर दोबारा उस हिसाब से जो रूट स्विच हो जाता है और डेजिग्नेटेड पोर्ट और रूट पोर्ट का इलेक्शन हो जाता है, और फिर डाटा की फॉरवर्डिंग स्टार्ट होती है। तो उस वजह से ये याद रखिएगा कि बीपीडीयू का बड़ा अहम रोल होता है रूट स्विच के इलेक्शन में और आपके लैन के अंदर लूप की अवॉइडेंस में, क्योंकि हर 2 सेकंड्स के बाद ये बीपीडीयू ट्रांसफर होता है इन स्विचेस के दरमियान में, इन डिवाइसेस के दरमियान में। तो जब ये बीपीडीयू एक्सचेंज हो रहा होता है, इनकी जो रूट पोर्ट्स और डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होती हैं और जो बाकी स्विचेस के साथ कनेक्टिविटी होती है, उस चीज़ के लिए इनके दरमियान में एक कॉस्ट कैलकुलेट होती है। जितना बड़ा लिंक होता है उतनी ज़्यादा कम कॉस्ट होती है, ठीक है? और जितना छोटा लिंक होता है उतनी बड़ी ज़्यादा कॉस्ट कंसिडर होती है, ठीक है? बैंडविड्थ की हिसाब से बात करें, एक इथरनेट होता है, फास्ट इथरनेट होता है, गीगाबिट इथरनेट होता है, 10 गीग का होता है, ठीक है? तो उस जितना 10 गीग का बड़ा होता है, ये इथरनेट का इंटरफेस बड़ा होता है। 10 गीग का बड़ा होगा ऑब्वियसली, तो उसकी कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट कम से मुराद ये है कि कम टाइम लगेगा, कम आपके पास जो है ना MTU यूटिलाइज होगा आपके पास डेटे को आगे ट्रांसफर करने में, डिलीवरेबल बनाने में, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। तो इसी वजह से आपकी जो कॉस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें, अगर अभी हमारे पास कौन से लिंक्स के जरिए कनेक्टिविटी हुई हुई है? फास्ट इथरनेट, ठीक है? फास्ट इथरनेट के जरिए हमारी कनेक्टिविटी हुई हुई है। आपको नजर आ रहा है फास्ट इथरनेट 0/2, फास्ट इथरनेट 0/3। तो जिन लोगों को नहीं पता है इसका, ये बेसिकली जो स्विच की अगर फिजिकल व्यू में हम लोग जाएं कॉन्फ़िगर में, ये पोर्ट्स हैं, इनको बेसिकली इनके नाम होते हैं कि इस एक पोर्ट से, इस एक इंटरफेस से कितना डाटा हम पास कर सकते हैं। अगर वो इथरनेट की पोर्ट है तो इसके साथ जो केबल अटैच होकर आगे डाटा पास होगा एक वक्त में 10 Mbps जा सकता है, ठीक है? अगर फास्ट इथरनेट है तो 100 Mbps/सेकंड के हिसाब से डाटा जा सकता है, 100 MBs का। इस तरह से गीगाबिट इथरनेट है तो 1000। इस तरह से 10 गीग की है तो इस तरह उससे अप 10 गीग वो कम यूज होती हैं, ठीक है? हाँ, सर्वर्स वगैरह ये लाइक दैट, ठीक है? तो उसके लिए अब अभी हमारे पास फास्ट इथरनेट है, तो उसके लिए हमारे पास इनकी जो कॉस्ट हैं ये बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड होती हैं। अगर तो इथरनेट की है तो उसकी कॉस्ट 100 होगी,
अगर फास्ट इथरनेट है तो 19 होगी, गीगाबिट इथरनेट है 4 होगी, और 10 गीग की है तो 2 होगी कॉस्ट। तो अभी हमारे पास 100 की है तो 19 कॉस्ट होगी। तो 19 कॉस्ट से मुराद ये है कि रूट स्विच से बाकी तमाम तर स्विचेस तक पहुंचने की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, इक्वल कॉस्ट होगी अगर जितनी भी कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी है। तो शोस अब ये देखें नजर भी आ रहा है डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग के, एक तो ये पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में है, और कॉस्ट इसकी कितनी है, अभी तो चूंकि ऐसी टोपोलॉजी है सभी तक 19 ही होगी, लेकिन आगे जब हम लोग थोड़े से कम्प्लेक्स इसको कर लेंगे तो मजीद इससे चेंज भी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम मजीद स्विचेस अगर ऐड कर लें, रूट स्विच के साथ तो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे ही ना, हमने यही चीज़ देखी थी। इसको अभी फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। अभी भी अगर हम इसकी देखें, शो स्पेनिंग ट्री, देखें कॉस्ट 19 ही है, ठीक है, सारी इसकी तमाम तर स्विचेस तक कॉस्ट क्या इक्वल है। लेकिन अगर यहाँ से इसको देखा जाए, लेकिन इसके कोई पोर्ट डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड नहीं है ना, और उसके साथ यहाँ पे आगे ब्लॉकिंग स्टेट पे शो हो रही है, तो ये इसके वजह से इसके साथ भी बता रही है और इसके साथ भी बता रहा है कनेक्टिविटी। लेकिन जब हमारे पास इस तरह की टोपोलॉजी होगी जो हम लोग फर्दर ड्रा करेंगे, जहां पर हमारे पास मल्टीपल स्विचेस हैं, वहां पर रूट स्विच के साथ तो उनकी तमाम तर कॉस्ट सेम होगी, लेकिन जो अल्टरनेटिव पोर्ट्स होंगी जिनकी आपके पास आगे रूट स्विच तक आने तक मजीद आपके पास और स्विचेस अटैच हो रहे हैं दरमियान में, तो कॉस्ट उसकी चेंज होती रहेगी। तो इसलिए जो बेस्ट कॉस्ट होती है, बेस्ट पाथ जो होता है वो रूट स्विच का बाकी तमाम तर स्विचेस के साथ अटैच होने से होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये एक बात। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें कि जो दरमियान में इनके बीपीडीयू एक्सचेंज होता है, बीपीडीयू एक्सचेंज के लिए क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, एक तो स्विच आईडी, ठीक है, वो पास होती है उस बीपीडीयू के जरिए। फिर लिंक पास जो होता है उसकी कॉस्ट। उसके बाद हेलो टाइम जो हमने देखा था बीपीडीयू का 2 सेकंड्स होता है। फिर मैक्सिमम एज जो होती है किसी भी आपके पास मैक्सिमम जो हेलो टाइम का जो है ना एक सिनेरियो होता है कि किस टाइम तक आपके पास जा सकता है, उसके बाद भी अगर हेलो नहीं एक्सचेंज होता तो आपके लिंक्स जो है वो डाउन हो जाते हैं। फिर फॉरवर्डिंग डिले, ठीक है, लिसनिंग लर्निंग के दौरान में 15-15 सेकंड्स लगते हैं दोनों, और पोर्ट नंबर के कौन सी पोर्ट में कौन सी इंफॉर्मेशन अटैच हुई हुई है, स्पेशली वहाँ पर मैक एड्रेस की बात हुई होती है। तो ये चीजें होती हैं सारी। इन चीजों को जो स्विच बेसिकली इन चीजों को जितना इंप्रूव कर कर भेजेगा, स्पेशली जो है इनका मैक एड्रेस और प्रायोरिटी की वैल्यू को, तो वही स्विच जो है वो रूट स्विच बन जाएगा। अब मैं सिक्योरिटी की तरफ जा रहा हूँ, रूट गार्ड बीपीडीयू गार्ड की तरफ आगे चलूंगा। इसलिए याद रखिएगा जो भी स्विच नेटवर्क के अंदर आपके पास अटैच होया हुआ है और इनकी जब बीपीडीयू एक्सचेंज हो रहा है इनके दरमियान में, तो जिस स्विच के पास भी सबसे बेस्ट बीपीडीयू होगा, सबसे बेस्ट बीपीडीयू से मुराद ये है कि सबसे कम मैक एड्रेस और सबसे कम प्रायोरिटी की वैल्यू होगी, वही स्विच उस नेटवर्क के अंदर रूट स्विच बनेगा। और जो रूट स्विच होगा वही तमाम तर आगे स्विचेस तक बीपीडीयू भेजेगा। उसके बाद ये नहीं है कि तमाम स्विचेस एक दूसरे को बीपीडीयू भेजेंगे, नहीं। जब तक आपके पास स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा है तब तक सिर्फ रूट स्विच जो है वो बाकी तमाम तर सेगमेंट्स के अंदर बीपीडीयू को ट्रांसफर करेगा। लेकिन क्योंकि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हमने देखा अच्छा है, सारी बातें ठीक है, लेकिन इसमें जो कन्वर्जेंस है वो स्लो है, ठीक है, 30 to 50 सेकंड्स का टाइम ले रहा है ये बेसिकली वापस अप होने में, एरर डिसेबल स्टेट से वापस अपनी फॉरवर्डिंग स्टेट में आने तक, ठीक है, अपनी बेसिकली डाउन स्टेट से वापस अप होने तक ये टाइम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। उस चीज से बचने के लिए हमारे पास एक और प्रोटोकॉल है जिसके यहाँ तक हमारी बात पहले से हुई हुई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो एक ये चीजें भी हमने देख ली थी, लिसनिंग लर्निंग 15 सेकंड्स है, फिर फॉरवर्डिंग है। फॉरवर्डिंग में रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट जो है यही दो पोर्ट से डाटा पास हो सकता है। इसके अलावा तीसरी कौन सी होती है, ब्लॉकिंग पोर्ट, ठीक है, वो बेसिकली वहां से आपके पास डाटा पास नहीं हो सकता, ठीक है। फिर एक होता है ब्लॉकिंग डिस्कार्डिंग स्टेट, ये वो होती है जिस पोर्ट को हम मैनुअली डाउन कर लें या जिस जो पोर्ट खराब हो जाए उसको, जी जैसे मैंने खुद मैनुअली डाउन की थी, तो वो ब्लॉकिंग, उसमें तो वो तो इस तमाम तर कैटेगरी से हट जाती है, ठीक है, सॉरी।
वो डिसेबल स्टेट होती है जो हमने खुद से डाउन की होती है। ब्लॉकिंग स्टेट जो है ना, ब्लॉकिंग स्टेट ये वाली है, जैसे ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, शो स्पैनिंग ट्री अगर देखें तो ये देखें, ये बेसिकली ये ब्लॉकिंग स्टेट में आपके पास फास्ट इथरनेट 0/3 जो कि यहाँ पर कनेक्ट है, ये ब्लॉकिंग स्टेट में है। लेकिन इसी इंटरफेस को अगर हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ऐसे कि यहाँ से डाटा कभी भी ना पास हो सके, मैनुअली हम लोग जाएं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 इसको एक्सेस करके अगर शट डाउन कर दें, तो अब भी ये जो है ना डिसेबल स्टेट में चली गई है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमें मैनुअली करना पड़ता है, या फिर जब कोई आपके पास डाटा जिस पोर्ट से जा रहा है वो पोर्ट खराब हो जाए, लिंक डाउन हो जाए, ठीक है, तो तब आपके पास ये वाली स्टेट आती है, डिसेबल स्टेट। तो यानी काफी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के केस में ये 4 स्टेप्स लाजमी फॉलो किए जाते हैं डाटा को फॉरवर्डिंग स्टार्ट होने तक। ठीक है, तो इन 4 स्टेप्स के दौरान में आपके पास 30 से 50 सेकंड कम से कम टाइम लगता है। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर तो हमें इतना कंसिडर नहीं होता, लेकिन रियल इन्वायरमेंट के अंदर 30 से 1 सेकंड्स के अंदर जहाँ पर ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं मिलियंस की, वहाँ पर एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो इस वजह से वहाँ पर जो फॉरवर्डिंग डिले होता है उसको कम से कम रखा जाता है। ठीक है, ताकि आपका इन केस सिस्टम रीस्टार्ट होता है या कोई ऐसा इशू क्रिएट होता है, एक्टिव लिंक में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको बैकअप लिंक में शिफ्ट होने में कम से कम टाइम लगाया जाए, कम से कम टाइम रखा जाए। तो उसके लिए फिर हमारे पास स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल से एक और मजीद ऊपर का प्रोटोकॉल है, मजीद मेच्योर प्रोटोकॉल है, जिसको रैपिड स्पैनिंग ट्री कहा जाता है। ये बेसिकली इतने 5 स्टेप्स नहीं लेता डाटा की कन्वर्जेंस के लिए, टाइम तो कंज्यूम होता है, टाइम कंज्यूम होना भी जरूरी है। अब देखें कैसे, हमने एक बात की थी पोर्ट फास्ट की। आप लोग डेली लाइफ में जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं या स्विचेस के साथ जब अपने पीसीज वगैरह कनेक्ट करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टाइम लगता है, फिर आपको इंटरनेट की एक्सेस मिलती है, काफी टाइम के बाद यहाँ पर इंटरनेट का साइन शो होता है और आपको आईपी असाइन होती है। और स्विच साइड से भी पोर्ट जो है वो कम से कम 20 से 50 सेकंड्स लेती है अप होने में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एक्सेस लिंक्स होते हैं, जिन जहां पर आपकी स्विच की जिन जिन पोर्ट्स के साथ आपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स वगैरह या ऐसी एक्सेस लिंक्स को कनेक्ट करना होता है, उनको आप पोर्ट फास्ट में कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। पोर्ट फास्ट में कॉन्फ़िगर करने का बेनिफिट क्या होता है, ये बात करता हुआ फिर मैं स्पैनिंग ट्री की तरफ जाऊंगा कि उसको ये क्यों नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर इस स्विच के साथ हमने कोई कंप्यूटर फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ अटैच किया, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें फौरन से इंटरनेट मिल जाए जैसे ही पोर्ट कनेक्ट करें, लेकिन ये देखें टाइम कंज्यूम कर रहा होता है। अब ये देखें जब तक ये ऑरेंज है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से डाटा जो है वो पास नहीं हो सकता, और ये लिंक भी अप नहीं होगा। आपकी कंप्यूटर की जो इथरनेट की पोर्ट है उसमें भी आपके पास लाइट्स जो है ना ये ब्लिंक ऑरेंज ऑरेंज कर रही होंगी। ठीक है, या फिर वहां से अगर नहीं भी करी, स्विच की साइड से आपके पास जो है ना ये ऑरेंज से मिला दिया है कि उसको कनेक्टिविटी अभी तक पॉसिबल नहीं है, फॉरवर्डिंग नहीं हो रही है अभी तक डाटा की। सिंपल सी बात ही है, अभी लिसनिंग लर्निंग हो रही है, उसके बाद अब देखें फॉरवर्डिंग स्टार्ट हुई है। लेकिन इसी को अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको फॉरवर्डिंग स्टेट में लेके आए फौरन से, जैसे हम कनेक्ट करें, उसके लिए हमारे पास तरीका होता है, ये इंटरफेस को एक्सेस किया हुआ है, इस पे हम लोग स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट इनेबल कर देंगे। हम जितनी भी एक्सेस लिंक्स, अब ये देखें ना, पहले ये बता देता हूँ इसको प्रैक्टिकली करके, अब दोबारा से हम रिमूव करके अटैच करते हैं। तो ये देखिए, एक सेकेंड, नहीं ये कोई और पोर्ट एक्सेस हुई हुई थी। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 जी। अब देखें स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग जैसे ये देखिए फौरन से ग्रीन हो गई, कोई टाइम नहीं लगा, विद इन नो टाइम आपकी कोई फॉरवर्डिंग स्टेट आ गई। यानी यहाँ पर दरमियान में लिसनिंग लर्निंग वाली स्टेट को ओवरलैप कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब जब भी हम लोग इस लिंक के साथ कोई भी डिवाइस कनेक्ट करेंगे, कोई भी एक्सेस लिंक, तो आप देखेंगे कि फौरन से ये अप हो जाएगी। लेकिन जो हमने फास्ट इथरनेट 0/1 के अलावा कोई और बाकी पोर्ट्स होंगी, ऐसा नहीं है कि उन पे भी इंडिविजुअली पूरे एक रेंज को भी सिलेक्ट करके आप ये काम कर सकते हैं, और एक इंडिविजुअल पोर्ट के साथ भी आप ये काम कर सकते हैं। अब ये देखें कोई और पोर्ट अटैच की तो वो अभी तक जो है ना अप नहीं हो रही, लेकिन
जैसे हम 0/1 के साथ किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो वो टाइम नहीं कंज्यूम करेगी। तो ये आपके पास फौरन से अप हो गई। एक ये तो करते हैं हम लोग एक्सेस लिंक्स के लिए, लेकिन यहाँ पर जब हम ये काम किया तो हमें एरर क्या आया, प्रॉब्लम क्या आई, वो देखते हैं। ये देखें, पोर्ट फास्ट हैज बीन configured on fast ethernet 0/1 but will only have effect when the interface is in non trunking mode। ये बड़ी अहम बात है कि नेटवर्क के अंदर एक ट्रंकिंग मोड होता है और एक नॉन ट्रंकिंग मोड होता है, यानी एक एक्सेस लिंक होता है और एक अप लिंक होता है, एक डाउन लिंक होता है और एक अप लिंक होता है। एक्सेस लिंक भी कह सकते हैं, डाउन लिंक भी कह सकते हैं। जितने भी हमारे पास एंड डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह, स्कैनर्स, प्रिंटर्स, ये एक्सेस लिंक्स होती हैं या नॉन ट्रंकिंग भी कहते हैं इनको, ठीक है। और जितने कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर या सॉरी लैपटॉप आपके स्विचेस के साथ आगे मजीद स्विचेस या राउटर्स, फायरवॉल्स, ये डिवाइसेस अटैच करें तो वो ट्रंक लिंक के साथ उनको हमेशा अटैच किया जाता है, ठीक है, अप लिंक्स के साथ। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि ये पोर्ट फास्ट आप कभी भी उन लिंक्स को पोर्ट फास्ट में ना कॉन्फ़िगर करें जो कि आपने ट्रंक लिंक्स बनाए हुए। जैसे अभी स्विच को स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो इस फास्ट इथरनेट 0/3 को हम कभी भी ट्रंक लिंक नहीं बनाएंगे, इसको कभी भी ट्रंक लिंक नहीं बनाएंगे। जी बताइए कौन बताएगा इसकी वजह? क्योंकि हमने देखा था कि हमने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को इनेबल करने का सबसे बड़ा और अहम हमारा मकसद यह था कि नेटवर्क के अंदर हम लोग लूप्स को अवॉइड करें। तो जैसे ही हम लोग अगर इनको पोर्ट फास्ट में लेके आ जाएंगे विद इन नो टाइम, विदाउट इलेक्शन एंड विदाउट सिलेक्शन, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एविडेंस, ठीक है, विदाउट द बेसिकली द इलेक्शन ऑफ देयर मैक एड्रेसेस एंड कंपैरिजन ऑफ देयर प्रायोरिटी वैल्यूज, अगर वो तमाम तर पोर्ट्स को ऑफ कर लेंगे तो फौरन से लूप्स नहीं जनरेट हो जाएंगे नेटवर्क के अंदर। कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो है ना कौन सी पोर्ट जो है ना डेजिग्नेटेड पोर्ट है, कौन सी पोर्ट रूट पोर्ट है? उसके लिए थोड़ा सा टाइम लाजमी इनको चाहिए होता है, जो अपलिंक्स होती हैं, जो स्विचेस टू स्विचेस की कनेक्टिविटी हुई होती है, ताकि वो डेटाबेस को एक्सचेंज करने से पहले इस चीज को वेरीफाई कर लें कि कौन सा रूट स्विच बनेगा, कौन सा नॉन रूट स्विच बनेगा। ठीक है, एक रूट स्विच होता है, बाकी तमाम तर स्विचेस को नॉन रूट स्विच कहते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? फिर लूप्स अवॉइडेंस हो जाएगी। तो इस वजह से जितने भी आप लिंक्स होंगे उनको कभी भी आपने पोर्ट फास्ट पे नहीं कॉन्फ़िगर करना। तो क्या स्पैनिंग ट्री पे ही रहने दें, वैसे ही 30 से 50 सेकंड्स कंज्यूम करें? नहीं, उसके लिए फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का। अब समझ गए? रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का फायदा ये होगा कि ये 5 स्टेप्स के बजाय 3 स्टेप्स में जो है वो कन्वर्जेंस टाइम को कम कर देता है, कम से कम टाइम में इनके डेटा पास हो जाता है। और इसके अलावा ये 802.1W का प्रोटोकॉल है, ये भी ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है IEEE का, ठीक है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि ये कम टाइम में आपकी जो है ना डेटा को पास करवा देता है। और ये लिसनिंग, फॉरवर्डिंग और डिस्कार्डिंग, ये 3 ही कामों में जो है ना आपके डाटा को पास करना शुरू कर देता है। और ये 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक मैक्सिमम टाइम लेता है एटलीस्ट। और फिर आपका जो है ना डेटाबेस एक्सचेंज हो जाता है, BPDU ट्रांसफर होना, और आपकी जो स्पेसिफिक पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लर्निंग जैसे ही लर्निंग करेगा, लर्निंग में उनके आपस में इलेक्शंस वगैरह हो जाएंगे, सारा कुछ डेटाबेस एक्सचेंज, और उसके बाद फॉरवर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, फौरन से पोर्ट्स अप हो जाएंगी। अब मैं एक टोपोलॉजी बनाता हूँ, उसके लिए रैपिड स्पैनिंग ट्री को कॉन्फ़िगर करता हूँ और एक में स्पैनिंग ट्री को ही रहने देता हूँ। फिर आप लोग देखेंगे कि कौन सी पोर्ट जो है वो फौरन से अप हो रही है और कौन सी साइड पे जो है ना फौरन से मुराद ये नहीं होगा, ये काम तो करेगा लर्निंग और उसके बाद फॉरवर्डिंग होगी रैपिड स्पैनिंग ट्री में। लेकिन एज कंपेयर टू स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इसमें टाइम कम लगेगा, ठीक है। एक एक सेकंड भी हमारे पास अगर कम होना तो वो बड़ी प्रायोरिटी, यहाँ पर तो नहीं पता, लेकिन रियल इन्वायरमेंट के अंदर हम जब काम कर रहे होते हैं तो एक एक सेकंड बड़ा अहम होता है। एक एक पूरे पूरे लोग अपनी कंट्रीब्यूशंस देते हैं रिसर्च पेपर्स के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च जब लोग कर रहे होते हैं, तो वो एक एक दो दो सेकंड्स के अंदर भी अगर किसी नेटवर्क के अंदर कोई ऐसे आइडियाज प्रोवाइड करें या सिमुलेशंस के जरिए अगर कन्वर्जेंस टाइम को एक एक दो दो सेकंड भी कम कर लें, ठीक है, तो उसके लिए भी उनकी अच्छी खासी ये कंसिडर होती है कि अच्छी रिसर्च है, अच्छी कंट्रीब्यूशन कंसिडर होती है, ठीक है। लाइक हमारे एक सर थे MS के दौरान कि उन्होंने बेसिकली OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट आप लोगों को मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आपको याद है। उसमें डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर्स, उनके जब इलेक्शन हो रहा होता है तो डेजिग्नेट DR जो होता है, DRVDR उनको बोलते हैं। तो उनका जो रिसर्च वर्क था वो ये था कि उन्होंने एक सिमुलेशंस वगैरह के जरिए ये काम किया बेसिकली, लेकिन जो DR से VDR के इलेक्शन में आपको पता है 40 सेकंड्स लगते हैं।
लेकिन उन्होंने जो सिमुलेशंस के जरिए कुछ ऐसे मजीद टूल्स को यूज़ किया कि उसको 35 सेकंड्स तक किया, तो वो IEEE के जर्नल में जो है ना वो पेपर पब्लिश हो गया, जिसको बहुत ज़्यादा जो है ना कंसिडर किया गया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और उसके आइडिया, उनके आइडिया के ऊपर मजीद काम जो है वो किया गया। तो यानी ये कन्वर्जेंस टाइम, इसके ऊपर भी हम लोग एक बहुत बड़ी रिसर्च कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टेड फील्ड है जब आप रिसर्च की तरफ जाते हैं इन चीज़ों को लेके। तो ये भी जो इन चीज़ों को भी हम मज़ीद डिटेल में उनके पूरे पेपर में आपको बताऊंगा, और वो चीज़ें भी हम लोग देखेंगे कि साइंटिफिक रिसर्च के तौर पर भी हम लोग किस तरह से इस नेटवर्किंग को अपने BS में आप लोग जो कर रहे हैं उसके FYP में किस तरह से हम नेटवर्किंग को यूज़ कर सकते हैं, या MS के रिसर्च थीसिस या PhD लेवल पे भी आप इसकी बहुत अच्छी सिमुलेशन वगैरह के ज़रिए, या फिर यहाँ पर मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स के साथ, कि ये तमाम तर जो काम हम मैनुअली कर रहे हैं ये मशीन लर्निंग के जरिए, एनॉमली के जरिए इनको जो है ना तमाम तर चीज़ों को हैंडल किया जाए। डीप लर्निंग के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और किया भी जा रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के साथ कंट्रोल और डाटा प्लान बनाकर आप जो है ना अपने नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना जैसे जैसे आप लोग मेच्योर होते जाएंगे इन तमाम तर चीज़ों का आपको इंटरेस्ट और आइडिया होता जाएगा। अब रैप एक ये इसको रिस्टार्ट कर देते हैं सिंपल, ताकि हमारी तमाम तर कॉन्फ़िगरेशन जो कि कुछ भी हमने सेव नहीं किया था, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अब सब में स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इनेबल है। यहाँ पर हम लोग मजीद एक टोपोलॉजी इसी के पैरेलल बनाते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट अगर देखें तो आपको नजर आएगा शो स्पैनिंग ट्री, अगर देखें इनेबल, तो देखिए स्पैनिंग ट्री इनेबल्ड प्रोटोकॉल IEEE। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, अगर स्पैनिंग ट्री मूड रैपिड PVST पर विलेन, ये जो है ना बेसिकली सिस्को के अंदर इसको कहते हैं पर विलेन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, PVST। जैसे ही ये कॉन्फ़िगर करेंगे इस स्विच में, और इसको हम लोग सेव भी कर लेते हैं और शो स्पैनिंग ट्री करें, तो अब आपको नजर आएगा स्पैनिंग ट्री इनेबल्ड रैपिड स्पैनिंग ट्री RSTP हमारे पास यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड हो गया। ठीक है, डिफरेंस नजर आया ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट बाकी स्विचेस में भी इसी को इनेबल कर लेते हैं, स्पैनिंग ट्री रैपिड PVST, और इसको साथ में सेव भी कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम जब रीस्टार्ट करें नेटवर्क को तो ये ना ये भी दोबारा से अपनी ओरिजिनल उसमें चले जाएं। स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड PVST, ये हम इंडिविजुअल कमांड किसी एक इंडिविजुअल इंटरफेस पे भी जाकर ये कमांड रन कर सकते हैं, और पूरे नेटवर्क के ऊपर भी हम लोग ये चला सकते हैं। ठीक है, समांतर इंटरफेसेस के ऊपर भी, तो ये दोनों काम आप कर सकते हैं। और इसको भी हम लोग सेव कर दिया। अब हम लोग दोबारा से फास्ट फॉरवर्डिंग ऑन कर दी, और उसके बाद अब इस नेटवर्क को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट है स्पैनिंग ट्री वाला ही, और ये दूसरा जहाँ पर रैपिड स्पैनिंग ट्री। अब देखते हैं क्या इसमें कोई डिफरेंस पैदा हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर हम इसको फर्दर देखते हैं क्यों नहीं हुआ। देखे ना चेंजेस आपको नजर आई कि वो शुरू में क्या था, जब लर्निंग कर रहे थे वीडियो एक्सचेंज डेटाबेस एक्सचेंज हुआ, उसके बाद फौरन से इसकी जो है ना पोर्ट्स अप हो गई, और इनकी कमी फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गई। और ये जबकि अभी तक आपके पास कोई भी इसकी पोर्ट जो है फॉरवर्डिंग स्टेट में नहीं आई। 30 to 50 सेकंड हर एक पोर्ट लेगी, और उसके बाद फिर इनमें कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि आपके पास टाइम भी कम लगा, लेकिन
लूप्स भी नहीं बनेंगी। क्यों? कि उनके बेसिकली एक्सचेंज तो हो रहा है, लर्निंग तो हो रही है, ठीक है, लर्निंग के बाद बेसिकली वो फॉरवर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन पोर्ट फास्ट करते फिर तो लर्निंग भी ना होती ना। एक्सेस लिंक्स में लर्निंग की जरूरत ही नहीं होती जब एक्सेस लिंक्स आप क्रिएट करते हो, ठीक है। उसमें आपके पास, उसमें भी फिर उसमें जो है ना, हमें ऑब्वियसली एक्सेस लिंक के जरिए भी आपके स्विचेस उस पोर्ट में अटैच कर ले कोई बंदा, और उसके जरिए आपके नेटवर्क में अटैच हो जाए, तो आपके नेटवर्क को हार्म कर सकता है, ठीक है। और जो भी स्विच जो है ना, वो रूट स्विच होता है, पूरे तमाम तर नेटवर्क की उसके पास जो है ना वो हैंडल कर सकता है, तमाम तर नेटवर्क के अंदर कोई भी वो किसी भी तरह से जो है ना उसको मैनेज कर सकता है। इस वजह से यहाँ तक तो था रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो हमने देखा। अब देखते हैं थोड़ा सा मजीद रैपिड स्पैनिंग ट्री के कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दूं कि जैसे ही रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है ना हम लोग नेटवर्क के अंदर यूज करेंगे, तो इसका बेनिफिट सबसे पहला ये होगा कि ये इनिशियली जब लर्निंग कर रहा होता है तो एक तो रूट पोर्ट बन जाती है, एक अल्टरनेटिव रूट पोर्ट बना देता है। अल्टरनेटिव रूट पोर्ट का बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई एक लिंक इसके पास डाउन भी होता है, लाइक फास्ट इथरनेट 0/2 को अगर हम डाउन कर देते हैं यहाँ पर, टेबल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, इसको अगर शट डाउन करते हैं, तो आप देखें कि कोई इसने टाइम नहीं कंज्यूम किया, कोई टाइम नहीं। ये पोर्ट डाउन होने के बाद फौरन इसको अप कर दिया, कोई दोबारा से री इलेक्शन या री सिलेक्शन का प्रोसेस इसने नहीं किया, कोई दोबारा से इसकी लर्निंग नहीं हुई, उसके बाद फॉरवर्डिंग नहीं, फौरन से फॉरवर्डिंग में चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लियर ये बात लिखी हुई है कि ये अल्टरनेटिव रूट पोर्ट को पहले से ही सिलेक्ट करके रखता है एज अ सेकंड ऑप्शन। कोई भी पोर्ट अगर डाउन हो तो मेरे पास इसका सेकंड ऑप्शन क्या है, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में ये पहले ही डिसाइड हो चुका होता है जब लर्निंग हो रही होती है फर्स्ट फेज में। हर पोर्ट के डाउन होने पर अल्टरनेटिव पोर्ट का पहले से इसको पता होता है। इस वजह से ये एक प्रोएक्टिव बिहेवियर के तौर पर काम करता है नेटवर्क के अंदर, दोबारा लिसनिंग लर्निंग के बगैर ही अल्टरनेटिव रूट पोर्ट को इमीडिएटली अप कर देता है और आपकी कम्युनिकेशन को रोकने से बचाता है, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन नहीं रुकती, आपकी कम्युनिकेशन फ्लो में चलती रहती है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का। इसके अलावा रैपिड स्पैनिंग ट्री में आप लोग याद रखिएगा, तमाम तर स्विचेस जैसे ही टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन आता है, तो कोई भी स्विच जो है वो बीपीडीयू मैसेज को ट्रांसफर कर सकता है। स्पैनिंग ट्री में हमने बात की थी रूट स्विच जो है वो बीपीडीयू सबको ट्रांसफर करेगा, लेकिन रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में हर एक स्विच के पास फौरन से इंफॉर्मेशन आ जाती है जैसे ही किसी भी तरह की कोई टोपोलॉजी चेंज आता है नेटवर्क के अंदर, और इमीडिएटली हर एक स्विच जो है वो अपने आप को उस टोपोलॉजी के मुताबिक एडजस्ट कर देता है और कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा। और कमांड देखिए कितना आसान सी है, लेकिन उसकी इंप्रेशंस और इफेक्ट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी हमने देख लिया, पोर्ट फास्ट भी देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये जो हम काम कर रहे हैं फास्ट कन्वर्जेंस वगैरह या जो भी कर रहे हैं, और जो रूट स्विच है वो पूरे नेटवर्क को हैंडल भी कर रहा है, तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई और दरमियान में अटैकर आए और वो बेस्ट बीपीडीयू किसी ना तरह से फेक तरीके से स्पूफिंग करके या फिर फैब्रिकेशन करके नेटवर्क के अंदर एक अच्छा बीपीडीयू जनरेट करवाए और वही रूट स्विच बन जाए। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे अपलिंक्स में तो हमने पहले से सारी चीजें अटैच है, वहां पर तो कोई चेंजेस नहीं हो सकती और कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, और वो सिक्योर जगहों पे हमारे जो रैक्स होते हैं, स्विच हमेशा रैक पे लगता है और रैक सिक्योर जगहों पे होते हैं और वो लॉक्ड होते हैं। लेकिन जो एक्सेस लिंक्स होते हैं पोर्ट्स, कैमरा कहीं पर भी लगा हो सकता है बाहर भी, वो एक्सेस लिंक से लगता है, ठीक है। पीसी किसी भी जगह के पास बंदे के पास जा सकता है, कोई अनऑथोराइज्ड बंदा भी हो सकता है, ठीक है, जो जिसके ऊपर इतना ज्यादा यकीन ना हो। तो वो जो पोर्ट्स होती हैं उनको एक्सेस लिंक्स कहते हैं। वहां पर अगर कोई स्विच अटैच करके उस एक्सेस लिंक के जरिए भी बेस्ट बीपीडीयू भेज देता है और फिर वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है, तो और आपके नेटवर्क को हार्म करता है, तो उनके उसके हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हैं, उसको कैसे बचाया जा सके, नेटवर्क के अंदर जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर को हम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उससे पहले जो आज पढ़ा इसका अच्छी तरह से डिटेल में आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई? यहां तक अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें। जी उसामा, क्लास की थोड़ी सी समझ आई है आपको, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स है, लेकिन आप जब हमारे साथ अटैच रहेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी प्रीवियस भी, ठीक है। जी सर, बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडेबल था, कुछ चीज़ें पहले सुनी हुई थी, तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, कोई इशू नहीं है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे।
ये मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था आपसे। क्वेश्चन ये है कि सर इनकी लैब वगैरह करने या प्रैक्टिस करना उसका कोई टास्क होगा या क्या होगा, थोड़ा सा उस पर मुझे जी बता ये दीजिए हमारे फ्यूचर पास में। मुख्तलिफ, जी बिल्कुल गुड क्वेश्चन। हमारे पास कुछ सिमुलेटर्स मौजूद हैं, जैसे ये अभी कर रहे हैं, ये भी लैब कर रहे हैं, ठीक है। सिस्को पैकेट ट्रेसर ये आप अपने पास डाउनलोड कर लें। एक ये है, यहाँ पर आपके पास जिस तरह की भी लैब आप करना चाहें हमारे पास। इसके अलावा मैं अगर कैमरा ऑन कर कर आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास रैक पड़ा हुआ है जहाँ पर मुख्तलिफ यही डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, फायरवॉल्स हैं, मल्टी लेयर स्विचेस हैं। इनके ऊपर आप अगर यहाँ पर आकर इनको कंसोल के जरिए एक्सेस करके इन पे भी इनकी लैब बनाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मजीद आपके पास इससे एडवांस जब हम टॉपिक्स में जाएंगे, प्योर सीसीएनए या एडवांस सीसीएनए और सीसीएनपी के टॉपिक्स में आपको जीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाई जाएगी कि वहाँ पर आपके पास रियल राउटर्स के आईओएस डाउनलोड किए जाते हैं उनके वहाँ के राउटर्स में, और फिर उनमें भी काम करवाया जा सकता है और किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आप जहाँ पर अपने जो भी टास्क होंगे उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन और तमाम तर कमांड्स हर जगह पे सेम तरीका होगा। बस ये है कि रियल इन्वायरमेंट में इन डिवाइसेस को एक्सेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि मैं नेक्स्ट 2 to 3 क्लासेस में एक आपको लाइव क्लास कैमरा ऑन करके इन डिवाइसेस को एक्सेस करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। जी थैंक यू सर। जी बाकी तलहा आप बताइए, क्लियर चीज़ें समझ आई हैं, अंडरस्टैंडिंग हुई है आपको? जी सर तकरीबन आई है पर उतना नहीं आई, और क्योंकि तबीयत बड़ी हाँ ख़राब है आज, तो उसमें कुछ बस बस अच्छा है, बस माइक। ये है कि चलें ऑनलाइन ही आपने क्लास ली, अच्छी बात है। लेकिन कोशिश ये किया करें कि फिजिकल, उसामा आपकी कहाँ पे है रेजिडेंस, आप फिजिकल आ सकते हैं क्लासेस में, अभी अभी ना नहीं भी सर, हो? मैं रिमोटली ज्वाइन करूंगा, मैं मुल्तान में होता हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें कोई बात नहीं। हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। हमारे पास आउट ऑफ कंट्री के भी स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे जवाद साहब है मेरे हाल में यूएसए से हमारे साथ ज्वाइन हुए हुए हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं, हम कैमरा ऑन करके रियल डिवाइसेस के ऊपर भी प्रॉपर आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आप सिस्को पैकेट ट्रेसर या जीएनएस में भी काम करके आप इंटरव्यू के तमाम तर क्वेश्चंस को क्लियर करके जॉब इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एक्नॉलेज सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।